हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य सिंह जुनाद पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 21 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो जैसे सीडीएस, एनडीए, सीआरपीएफ या फिर बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और ये मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस सेशन में से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में ज़रूर छपने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन किया गया। अब ये CRCS सहारा रिफंड पोर्टल क्या है? तो जो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया है, इसका मतलब ये है कि हम किसी न किसी को रिफंड देने वाले हैं। किसको रिफंड देने वाले हैं? जिन्होंने सहारा में पैसा इन्वेस्ट किया था। अब जब पैसा इन्वेस्ट किया था तो उसको वापस क्यों कर रहे हैं अपन? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा सा स्कैम था। अब ये स्कैम क्या था, इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ता है सुब्रतो रॉय के बारे में। अभी सुब्रतो रॉय कौन है? तो सुब्रतो रॉय सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक थे, मतलब फाउंडर थे। ठीक है, इनका जन्म होता है 1948 में। कहाँ पे? इनका जन्म होता है बिहार में। बिहार से ही इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। क्या स्टार्ट किया था? 1978 तक आते आते इन्होंने अपनी एजुकेशन वगैरह जो भी था इन्होंने पूरा किया। उसके बाद में एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी होने के बाद भी इन्होंने जो अपना नम्रेटा स्कूटर था उसके ऊपर उन्होंने साल्ट स्नैक बेचना स्टार्ट कर दिया था। एक तरह से मान सकते हैं पॉपकॉर्न, कुरकुरे वगैरह इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया था। अब बेचना स्टार्ट किया तो ये किसके कॉन्टेक्ट में आए? ये कॉन्टेक्ट में आए जो भी झुग्गी बस्ती वाले जो भी गरीब लोग थे, उन लोगों के कॉन्टेक्ट में ये आना स्टार्ट हो चुके थे। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से इन्होंने अपने जो पढ़े लिखे होने का फ़ायदा इन्होंने उठाना स्टार्ट किया। तो उन्होंने जो भी गरीब लोग थे इनको सेविंग के बारे में बताया कि अगर आप महीने में अगर 100 रुपये कमाते हो तो आपको 20 रुपये को आपको सेव करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये बताते हुए उन्होंने अपना आइडिया बताया कि अगर आप 20 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपको 40 रुपये वापस एक महीने में करके दूंगा। ऐसा करके इन्होंने अपना स्कीम चलाना स्टार्ट किया, अपना स्कैम चलाना स्टार्ट किया। अब स्टार्ट किया तो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पैसा नहीं दिया था, इन्होंने 20 रुपये के 40 रुपये दिए। बहुत सारे ऐसे घर भी रहे होंगे जिनके इन्होंने काम पूरे किए। मतलब अगर किसी को लाख रुपए की ज़रूरत थी, अगर उसने लाख रुपए सेव किया हुआ था तो उसको वापस 2 लाख रुपए दिए। मतलब कुल मिला के इन्होंने डबल वाली स्कीम को एक तरह से एक टाइम पे कंप्लीट किया था। ठीक है, ये तो था इनका स्टार्टिंग वाला टाइम। तो उन्होंने एक के बाद ऐसे तो एक बड़ी सी चेन बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब भी ऐसा होता ना कि अगर आप किसी का काम पूरा करते हो, मतलब एक आपकी जो पेट जमती है ना, तो पेट जमने के बाद में क्या होता है, लोग बाग के बीच में आपके चर्चे चलने लग जाते हैं। जब चर्चे चलते हैं तो चर्चे चलने के बाद में क्या होता है, लोग बाग को आप पे ट्रस्ट बढ़ता है। और उसी ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया इन्होंने सुब्रतो रॉय ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सहारा इंडिया परिवार नाम से एक अपनी कंपनी खोल ली। कब खोली? 1991 के टाइम पे। ठीक है, मतलब इन्होंने सहारा ग्रुप खोला 1991 के टाइम पे। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही एक के बाद एक, जैसे इनके पास में कॉन्टैक्ट आते हैं तो वो उनको ये काम देते हैं, उनको अपने कंपनी में ज्वाइन करा लेते हैं। ठीक है, किसी का इन्होंने, जैसे किसी ने अगर 20 रुपये भी जमा कराया, उसको वापस इन्होंने 40 रुपये रिफंड किए। उसके बाद में इन्होंने बोला कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारे कार्यकर्ता हैं। ठीक है, और आगे से आप क्या करेंगे, अब आप 3 लोगों को लेकर आएंगे। ठीक है, और उनसे जो पैसा आएगा उसमें से आपको प्रॉफिट भी दे दिया जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने चेन बनाना स्टार्ट किया। और इसी तरह के बहुत सारे मार्केट में स्कैम अभी भी चल रहे हैं, और बहुत सारे युवा इसमें अभी भी संलिप्त हो चुके हैं। और बहुत सारे ऐसा है कि बहुत टाइम पे ऐसे केसेस में आता है कि बहुत सारे लड़के बर्बाद भी हो जाते हैं। किस वजह से? वो अपने रिश्ते खो देते हैं, अपना जो पैसा लगाया होता है, अपना टाइम लगाया होता है, वो सब कुछ इसमें ख़त्म हो चुका होता है। ऐसे बहुत सारे केस अभी के टाइम पे भी प्रचलन में है, अभी भी चल रहा है ऐसा। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां अभी भी है, बहुत सारे लड़कों के मतलब मैसेज वगैरह भी आते हैं, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे स्कैम हो रखे हैं। ठीक है, तो ये सब था, ये इस तरह की चेन बना रहा था CRCS सहारा ग्रुप। मतलब कुल मिला के सहारा ग्रुप इस तरह की चेन बना रहा था। ठीक है, इसी तरह चेन बनाते गरीबों का पैसा चूसते टाइम आया 2011-12 का। 2011-12 तक आते आते इन्होंने लगभग ऐसा भारत का कोई भी सेक्टर नहीं था जिसमें इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था, या इनकी उपस्थिति किसी भी ऐसे ग्रुप में, मतलब ऐसा कोई भी सेक्टर बाकी नहीं रहा था जिसमें इनकी उपस्थिति नहीं थी। हर एक सेक्टर में इनका नाम था। आपने अगर 2011-12 का अगर वर्ल्ड कप देखा होगा तो उसमें भी सहारा ग्रुप का जो अपनी जो इंडिया की टीम थी उसको भी सहारा ग्रुप ने ही वो एंडोर्स किया हुआ था। उस पर एडवर्टाइजमेंट किसका चल रहा था? सहारा ग्रुप का ही चल रहा था। ठीक है, उसको प्रमोशन चल रहा था सहारा का।
सहारा 2014 में आते आते ऐसी कंडीशन में आ चुकी थी कि वो IPO लाना चाहती थी, और उसी का फ़ायदा, उसी का फंदा उसके गले में पड़ना पड़ा। मतलब कुल मिला के वहीं से उसकी बर्बादी या उसका स्कैम खुलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, आप देखोगे तो आप 2000 से लेके 2011, 12, 13, 14 तक तो जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसको भी एंडोर्स करने का काम इसका सहारा ग्रुप का ही था, ठीक है ना। तो ये हर एक थी, मतलब आप रियल इस्टेट में जाओगे वहाँ मिल जाएगी आपको सहारा, आपको हाउसिंग सेक्टर में मिल जाएगी, आपको जो अपने टेलीविज़न एंटरटेनमेंट में आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारे इसके इन्होंने बहुत सारे पैसे लगाए थे। और बात करते हैं अब पॉलिटिक्स में जाने की, तो अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, ये सारे इनके कॉन्टेक्ट में थे। मतलब इनका लेवल आप देख सकते हो। बराक ओबामा से ये लोग ये सुब्रत रॉय मिला हुआ था, इसकी जान पहचान वहाँ तक थी। तो मतलब ये आदमी कोई नॉर्मल आदमी था नहीं, और उसी की वजह से इसकी क्या थी, इसकी बहुत ही खतरनाक तरीके से पेट जमी हुई थी। 2014 में ये फंदे में आ चुका था। मतलब इसका फर्स्ट फंदा पड़ा था जब इसने IPO लाने की सोची। IPO लाने की सोची तो इसने सोचा कि जब ये IPO लाने की कोशिश कर रहा था तो जब भी IPO कोई भी कंपनी कोई भी इंसान IPO लाने की कोशिश करती है तो उसमें क्या करते हैं, जो सेबी के पास जाना पड़ता है आपको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत के शेयर मार्केट को संभालने का काम करती है। तो वो क्या करती है, वो शेयर मार्केट को संभालती है, और उसी की वजह से क्या होता है, जब भी कोई कंपनी IPO लाना चाहती है तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी मनी जमा करानी पड़ती है कि आप ये गारंटी दोगे कि आप जो पब्लिक का पैसा वो खाकर भागोगे नहीं। उसी के तहत इस सुब्रत रॉय को पकड़ा गया। उसने 24,000 करोड़ रुपए ला के दिया और वहाँ सिक्योरिटी मनी जमा कराई। जब सेबी ने पूछा कि ये पैसे कहाँ से लाए तो उसने किसी भी प्रकार का ढंग का कोई जवाब नहीं दिया, और बताया कि मैंने इसी पब्लिक से अपना पैसा ये जमा किया है 24,000 करोड़ रुपए। तो उसने बताया कि डॉक्यूमेंट जमा कराओ आप। सेबी ने पूछा तो सेबी ने जब ये बोला कि आपको सारे डॉक्यूमेंट बताने होंगे कि आपने कौन कौन से आदमियों से क्या कितने कितने रुपए लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात ईगो पे ले ली और 127 ट्रक भर के इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जो भी थे वो 127 ट्रक भर के इन्होंने भेजे मुंबई में, ठीक है, सेबी के ऑफिस में। तो एक तरह का वो खतरनाक वाला काम था, बहुत खतरनाक माहौल बनाया था। तो जब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये सब चेक करना स्टार्ट किया, तो जब चेक करना स्टार्ट किया तो इनको पता चला कि जो सारे कागजात थे वो सारे फर्जी थे। मतलब एक ही नाम से इन्होंने बहुत सारे 100 200 इन्होंने कागजात बना रखे थे। बहुत सारे जाके देखा तो कोई एड्रेस, जो इन्होंने एड्रेस लिखा था उस एड्रेस पे कोई था ही नहीं ऐसा। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे जाली कागजात बनाए थे, ठीक है। ऐसा करके वो स्कैम पूरा पकड़ में आने लगा। और जो गरीब लोगों का जो IPO में पैसा लगने वाला था, पैसा उन्होंने पहले जो इन्वेस्ट किया था वो उन्होंने अपनी जो सहकारी समितियाँ थी उसमें इन्वेस्ट कर दिया था। और जो 24,000 करोड़ था इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों का जो ब्लैक मनी था वो लगा हुआ था। इसी तरह से ये पकड़ में आने लगा। और एक्चुअल में जब डेटा निकल के आया तो लगभग 139 करोड़ के समथिंग ऐसा पैसा था जो किसी पब्लिक का था। बाकी का जो पैसा था उसको लेने के लिए किसी ने भी अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना। वो 2 करोड़ के समथिंग जो बोल रहा था सुब्रत रॉय कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है और इन्हीं के तहत हमने पब्लिक से ये पैसा वगैरह कलेक्ट किया है, तो उसको लेने के लिए कोई आया नहीं। और जो आम जनता थी उस आम जनता का पैसा लगा हुआ था सहारा की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसमें लगा हुआ था। तो उसके बाद में सुब्रत रॉय पे कार्रवाई हुई, 2 साल की इसको जेल हुई। तिहाड़ में 2 साल की जेल के बाद में ये बाहर निकल गया और वहीं से फ्री घूम रहा है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि पैसा लौटाया जाएगा सब पब्लिक को। और उसी की तहत CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन किया गया, ठीक है। उसी की तरह अब 10,000 की समथिंग जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था उसको 10,000 की राशि पूरी मिल जाएगी। उसके ऊपर जिसने भी इन्वेस्ट किया तो उसको फिलहाल तो 10,000 तक के ही पेमेंट दिया जाएगा, और उसके बाद में जो भी आने वाला टाइम है उस आने वाले टाइम पे और ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। तो ये थी पूरी CRCS सहारा यानी सहारा ग्रुप की पूरी कहानी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हाल ही में सिंगापुर पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में शीर्ष पर आ चुका है। अब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, इसको कौन जारी करता है और भारत की इसमें रैंक क्या है। तो बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि जो 227 वैश्विक यात्रा स्थल है उसमें से आपकी कंट्री या आपका देश, इन 227 देशों में से कितने देशों में आप फ्री वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हो, बिना किसी वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हो। तो उसी को बताने के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का खिताब रखता है। मतलब सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, सिंगापुर का है। क्यों? क्योंकि ये 227 में से 192 देश
यानी 192 देश ऐसे हैं जिनमें क्या करता है, ये फ्री वीज़ा के ट्रेवल कर सकता है। मतलब इसके जो भी जनता है, इसके जो भी नागरिक हैं, वो क्या कर सकते हैं, इन 192 देशों में बिना वीज़ा के ही ट्रेवल कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो पासपोर्ट है वो क्या है, वो शीर्ष पर आया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। भारत की कौन सी रहेंगे, तो भारत ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 5 स्थान का सुधार किया है। वर्तमान में ये टोगो और सेनेगल के साथ सूचकांक में 80वें स्थान पर है। मतलब पहले 85वें स्थान पर था और अब कौन से पर आ चुका है, अब आ चुका है 80वें स्थान पर। 80 रैंक आई है हमारे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 57 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच का आनंद मिलता है। अभी हम 57 ऐसी कंट्री है जहाँ पर अब फ्री वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हैं, बिना किसी वीज़ा के हम ट्रेवल कर सकते हैं। जो देश की बढ़ी हुई वैश्विक यात्रा विशेषाधिकारों को दर्शाता है कि मतलब आपके जो भी फॉरेन पॉलिसी रही है वो कैसे काम कर रही है, उसको बताता है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कि आपका जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। इसे हैंडली एंड पार्टनर्स नामक यूके की कंपनी द्वारा इसे जारी किया जाता है। जो लंदन की एक कंपनी है हैंडली एंड पार्टनर्स, उसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो अब ये जो टॉप पे रहा है सिंगापुर, तो अब नीचे से टॉप किसने किया होगा, बैक बेंचर्स। तो बैक बेंचर्स कौन होते हैं हमारे, वही होते हैं जो कि अफगानिस्तान है, यमन, सीरिया। यमन तो इस बार नहीं है लेकिन सीरिया था और एक इराक था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने नीचे से टॉप किया। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। अब जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना बैक टू बैक, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीटेड टाइम पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी में से एक और ये टेनिस वाला जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो टेनिस वाले जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इसकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक है अफवा, मतलब AFWA। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ए मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, F मतलब फ्रेंच ओपन, W मतलब विंबलडन और A होता है अमेरिकन। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखना है। अब इसमें मेंस का जो सिंगल है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था, नोवाक जोकोविक ने जीता था। अब जो फ्रेंच ओपन हुआ था वो किसने जीता था, वो भी नोवाक जोकोविक ने जीता था। तो मतलब एक काम तो आपके सिंपल हो गया कि आपको ज़्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये अफवाह वाले ट्रिक याद है तो आपको फर्स्ट वाले 2 है, उसमें सिंगल्स का खिताब किसने जीता मेंस में, वो है नोवाक जोकोविक। और विंबलडन की बात करते हैं जो हाल ही में हुआ है, 3-4 दिन पहले हुआ था, जिसमें कार्लोस अल्कराज नाम से एक युवा खिलाड़ी हैं, 20 साल के हैं, स्पेन के। वो स्पेन के खिलाड़ी ने नोवाक जोकोविक को, जिन्होंने शायद 28 के समथिंग अभी ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, तो उनको हरा के विंबलडन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। कहाँ के खिलाड़ी, ये स्पेन के खिलाड़ी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात करते हैं, वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता था एरिना सबालेंका के नाम से एक महिला खिलाड़ी है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता था। ये आपको एकदम से रट लेने, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है और इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, तो आपको आराम से याद भी हो जाएगी। बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2023 की। तो इगा स्वितेक नाम से जो महिला खिलाड़ी थी, उन्होंने जीता था फ्रेंच ओपन 2023। विंबलडन किसने जीता है अभी, तो विंबलडन मेंस में तो जीता था कार्लोस अल्कराज ने, और वुमेंस में जीता था मार्केटा वेंडोसोवा ने, जो अभी विंबलडन 2023 हुआ है उसको जीता है। कहाँ की खिलाड़ी, ये है चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी है। जो अब अमेरिकन ओपन तो अभी अगस्त में होगा, तो अगस्त तो अभी आया नहीं है, तो जो 2022 में हुआ था उसमें कौन विनर रहा था, कार्लोस अल्कराज ने ही मैन सिंगल का खिताब जीता था। और जो इगा स्वितेक थी, उन्होंने जीता था वुमेन सिंगल्स का खिताब अमेरिकन ओपन 2022। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर अपनी नोटबुक में आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हो, क्योंकि जो अपना सेशन है ना, अपने जो पिछले वाले 2-3 क्लासें रही, 4 क्लासें, तो वो भी मैं जो भी लेके आ रहा हूँ वो एग्जैक्टली वही करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ जो कि बार बार रिपीटेड टाइम पे पूछा जाता है। अपने को फालतू रामायण करनी नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ा महासागर है जिसमें से अपने को कुछ लोटे ही निकालने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हाओसोंग 18 का परीक्षण किया है। अब जो ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे किम जोंग बाबा, जिनको हम तानाशाह के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाओसोंग 18 का परीक्षण किया। किसको डराने के लिए, इनके पड़ोसी हैं साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया को डराने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसे टाइम पर उसको बम फोड़ के बताते रहते हैं कि उनकी उपस्थिति बताते रहते हैं कि वो अभी जिंदा है। ठीक है, तो अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल ICBM 5500 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अब जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो कहाँ तक जाती है, 5500 किलोमीटर से अधिक की रेंज होती है। ठीक है ना, जो अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें अपन, हाओसोंग 18 हो गई, जैसे अपनी अग्नि प्राइम थी
वो क्या थी, अग्नि 5, अग्नि प्राइम जिसे हम बोल सकते हैं, वो क्या थी, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। उसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 5000 किलोमीटर या 5500 किलोमीटर से अधिक, जो जहाँ पे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जा सकती है, तो उसको बोलते हैं अंतर्महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी होती है, 5500 किलोमीटर से अधिक, जिसे मुख्य रूप से परमाणु हथियार वितरण के लिए डिजाइन किया जाता है। वे अपनी अधिक रेंज और पे लोड क्षमता के कारण बैलिस्टिक मिसाइल के अन्य रूपों से भिन्न होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो परमाणु साधन जो भी होते हैं, परमाणु बम जो भी होते हैं, उनको ट्रेवल कराने के लिए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे किम जोंग बाबा की हाओसोंग 18 मिसाइल, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद में रिसेंट फैक्ट की बात करते हैं, तो अभी जून वाले महीने में ही अग्नि 5 अग्नि प्राइम का अपना टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी थी, इसकी रेंज थी 5000 से 8000 किलोमीटर। और हाल ही में अपनी एक जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारे रक्षा से जुड़े हुए कोई DRDO से जुड़े हुए कोई अच्छी पोस्ट के कोई ऑफिसर थे, उन्होंने ऑफ़र की थी रशिया को कि आप रूस और यूक्रेन वॉर में अपना जो ब्रह्मोस है उसको यूज़ कर सकते हो। आपको ध्यान होगा तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके नाम पर और जो रशिया की मॉस्को रिवर है, उन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है ब्रह्मोस। और ये किस का मिला हुआ वर्जन है, तो ये रूस और भारत की मिली हुई या रूस और भारत दोनों के सहयोग से बनाई हुई मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज़ मिसाइल होती है। अब क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है, तो क्रूज़ जो मिसाइल होती है, क्रूज़ मिसाइल एकदम से ऊपर उठेगी सीधी और वापस उससे अपनी जो धरती होती है उसी के समानांतर गति करेगी। ठीक है ना, वो ज़मीन के समानांतर होती हुई, पैरेलल होती हुई अपने टारगेट को हिट करेगी। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो क्या करती है, पहले एकदम से उठेगी, फिर परवलयाकार या बोल सकते हैं हम अपना एक मान लेते हैं राउंड में गति करते हुए वो काम अपने टारगेट को जाके हिट करेगी। ठीक है ना, तो ये होता है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में। जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको अर्जेंटीना ने भी अभी मांगा है कि आप हमें, अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप हमें प्रोवाइड करा सकते हो। तो ब्रह्मोस की अभी खतरनाक वाली डिमांड चल रही है, क्योंकि ये क्या है, ये एक मीडियम रेंज वाली मिसाइल है, जिससे क्या होता है, जो अपने आसपास में जो भी टारगेट होते हैं, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, और कौन है अपने आसपास में, दो ही दुश्मन है, तो इनको टारगेट करने के लिए अपन ने ब्रह्मोस बनाई थी। और ये बहुत ही सटीकता के साथ में जो भी बड़े बड़े, जैसे S-400 है रशिया का, S-400, तो वो क्या करता है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब जैसे अपने इधर से कोई भी मिसाइल छोड़ी है तो वो उसको मारने के लिए S-400 है, तो वो S-400 है ना, ये ब्रह्मोस को कैच ही नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि इसकी एक तो रेंज बहुत कम है, तो ये इसके हाथ में आएगी नहीं और सीधे जाके क्या करेगी, टारगेट को हिट कर देगी। बाई चांस अगर इसने पकड़ भी लिया ब्रह्मोस को कि ब्रह्मोस आ रही है, तो ये ब्रह्मोस में क्या होती है, एक साथ अपन 6-7 ब्रह्मोस दाग सकते हैं, जबकि जो S-400 उसकी इतनी कैपेसिटी होती नहीं है। आप कितनी मार लोगे, 4-5 मार लोगे, लेकिन एक तो बच जाएगी जो क्या करेगी, टारगेट को जाके हिट कर लेगी। तो ये है हमारी पूरी ब्रह्मोस की कहानी। एक और चीज़ आपको बता सकता हूँ कि जो हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसा कुछ चलाया था। जो अपनी मिसाइल जो भी बन रही है ना, वो उन्हीं APJ अब्दुल कलाम के इसी जो अभी बताया था मैंने, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसी के तहत हमारी जो भी मिसाइल है वो बनना स्टार्ट हुई थी और उन्हीं का ये प्रोग्राम था। ठीक है, उसी में उन्होंने 5 तरह की मिसाइल का डेवलपमेंट किया था। कौन कौन सी, इसको याद करते हैं हम पटना नाम से। पटना क्या होती है, पटना से हम याद कर सकते हैं पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, और एक और कौन सी है, पटना, न से नाग, और एक है हमारी आकाश। तो इन 5 जो मिसाइल है, इन 5 मिसाइल के अपडेटेड वर्जन आते जाते हैं। जैसे अभी अग्नि है तो अग्नि का अभी 5वां वर्जन चल रहा है और 6ठा अभी विकास रहते हैं, मतलब अभी डेवलपमेंट में चल रहा है। ठीक है ना, तो 5 तक की मिसाइल आ चुकी है, तो ऐसे ही एक के बाद एक आती जाती है और कोई दूसरी मिसाइल अपन क्या करते हैं, अपन कोई बनाते नहीं है, मतलब ब्रह्मोस के अलावा से कुछ खास डेवलपमेंट किया नहीं। ठीक है, तो ये सब है अपना मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया मल्टीपल टाइम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हाल ही में चीनी कंपनी लैंड स्पेस ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया। इसे नाम क्या दिया गया, इसे नाम दिया गया है जो, अब क्या है यार, हुकवे या Y2 नाम बोल सकते हैं, अब ये आप पढ़ लेना आपके हिसाब से। इसे मैथेन संचालित रॉकेट को मैथेलॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसको किस नाम से जाना जा रहा है, अपन मैथेलॉक्स के नाम से जाना जा रहा है। अब जो मीथेन ईंधन वाला रॉकेट है उसका ये पहला वर्जन है वर्ल्ड में। किसी ने अगर मीथेन ईंधन से रॉकेट लॉन्च किया तो वो पहला है। कौन, चीनी की कंपनी है और लैंड स्पेस नाम इसका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रिसेंट फैक्ट की बात करते हैं, जो अपना चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसको लॉन्च किया गया था LVMK-3 रॉकेट से।
इसी के अगले महीने में, यानी अगस्त, शायद अगस्त का गैस कर रहे हैं, तो अगस्त में हम वापस अभी मून तो हो चुका है, तो अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? अभी हम जाने वाले हैं सन पर। सन के आसपास में हम अपने रॉकेट को या अपना अंतरिक्ष यान को भेजने वाले हैं। वो क्या करेगा? वो जो सूर्य के जो आसपास का जो भी वातावरण है उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए हम भेजने वाले हैं आदित्य L1 मिशन। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सारे करंट के टॉपिक है, आपको खतरनाक वाले हैं, जो अपना साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा काम है। ठीक है, साइंस एंड टेक, स्पेस से रिलेटेड। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो अगले साल जो गगनयान मिशन जाने वाला है 2024 में, वो भी जाएगा LV-MK3 रॉकेट से। तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है बहुत ही ज़्यादा। अब गगनयान मिशन क्या है? तो जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होंगे उनको भेजा जाएगा गगनयान मिशन में। अपना पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें हम अपने किसी न किसी इंसान को भेजेंगे भारत के द्वारा। ठीक है, अमेरिका तो पहले कर चुका है, अब भारत पहली बार ये सब करने वाला। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हाल ही में भारत के पैरा एथलीट अजित सिंह ने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने F46 श्रेणी में ये कारनामा किया है और इन्होंने थ्रो किया इन्होंने 65.41 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। रिसेंटली फैक्ट की बात करते हैं तो लुसानी डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे मनाया जाएगा। ठीक है, मनाया जाएगा कि अब कहाँ से मनाया जाएगा? 20 जुलाई तो हो चुकी है कल, तो 20 जुलाई को मनाया गया था। अब जुलाई के इंपॉर्टेंस डे की बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही लेकर आए, ज़्यादा अपने को हेडेक पालने की जरूरत है नहीं। तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे 2023 मनाया गया था। जुलाई 14 को मनाया जाता है बेस्टल डे और फ्रेंच नेशनल डे मनाया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? क्योंकि अभी हमारे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी साहब गए थे, वहाँ की यात्रा करी थी और वहाँ भाग लिया था हमारी तीनों सेनाओं ने, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुलाई 20 को इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। जुलाई 20 को ही इंटरनेशनल चेस डे भी मनाया जाता है। चेस मतलब शतरंज दिवस। जुलाई 26 को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जुलाई 28 अब करगिल विजय दिवस सभी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन ज़्यादातर आर्मी वाले जो भी एग्जाम होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जुलाई 28 को मनाया जाएगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। जुलाई 28 को ही मनाया जाएगा वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हाल ही में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुई है। अब ये बिम्स्टेक क्या है? तो बिम्स्टेक यानी जिसका पूरा रूप बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं और इंग्लिश में बोल सकते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। मतलब जो भी मल्टी सेक्टरल मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्टर जिनमें वो आपस में सहयोग कर सकते हैं, और साथ साथ में इकोनॉमिक यानी जो वित्तीय कॉरपोरेशन है, वित्तीय मतलब सहयोग है, उसमें हम एक दूसरे को साथ दे सकते हैं, एक दूसरे को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन आते हैं इसमें जो भी कंट्री आती है उन सभी के बीच में सहयोग होगा। किसको लेकर? तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना है एक दूसरे के। ठीक है ना। बैंकॉक घोषणा के तहत 6 जून 1997 में इस क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। ठीक है, आरंभ में इसमें केवल 4 सदस्य थे और इसे BISTEC अर्थात बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता था। लेकिन वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? इसमें है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। कुल मिलाकर 7 देश अभी प्रेजेंट में उपस्थित हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हाल ही में अडानी समूह ने झारखंड के गोड्डा से भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना स्टार्ट करी है। तो ये भी आपको याद रखनी है। पहला जो भी होता है ना, वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो हाल ही में स्किल इंडिया ने जम्मू कश्मीर की नमदा आर्ट को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया है। अब इसमें 1200 से समथिंग 2000 के समथिंग कुछ ऐसे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। किसको बचाने के लिए? नमदा कला को बचाने के लिए। अब नमदा कला क्या है? नमदा एक पारंपरिक कश्मीरी कालीन है जिसे भेड़ के ऊन से बनाया जाता है। इस पर हाथ से रंगीन कढ़ाई की जाती है। नमदा गलीचे का उपयोग गर्माहट, फर्श, कवरिंग और घर की सजावट के लिए किया जाता है। अभी इसका यूज़ कहाँ का हो रहा है? जो अपने जम्मू कश्मीर वाले एरिया में क्या होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर ये नमदा कला प्रचलित है।
घर को सजाने के काम आती है और घर में गर्माहट बनाए रखने के लिए भी काम आती है। तो ये था हमारा धंधा कला। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की। तो हाल ही में हैदराबाद में बोनालू त्यौहार मनाया गया है। अब बोनालू त्यौहार क्या होता है? तो बोनालू देवी यानी महाकाली बोनालू एक हिंदू त्यौहार है जिसे देवी महाकाली की पूजा की जाती है। अब इसमें क्या करेंगे, हम देवी महाकाली की पूजा करते हैं। कहाँ मनाया जाता है? हैदराबाद में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो हाल ही में उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 की शुरुआत हुई थी। हरेला पर्व प्रकृति के निकट जाने और उसके प्रति सम्मान प्रकट करने का पर्व है। कुल मिला के ये भी नेचर कंजर्वेशन या प्रकृति के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन। उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं हम रिवीजन क्वेश्चन की। तो ये जो एक्सरसाइज है, बहुत सारी एक्सरसाइज हुई थी हमारे नेवी की, उसी को हमने यहाँ पर दिया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इस बात को आपको अपने कमेंट बॉक्स में पिन करना है। एक और क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट गजकोटा कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बताना है कि कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर गजकोटा अभियान चलाया गया था। तो ये था अपना पूरा आज का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।